हाँ जी, आ गए। चलिए जी। बायोलॉजी में दिक्कत है बहुत ज़्यादा। नीट आने वाला है, 11th के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। आज के बाद दिक्कत नहीं रहेगी। आज जिस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं वो प्लांट किंगडम है। और बच्चे सोचते हैं भाई प्लांट किंगडम में तो रटने वाला चैप्टर है, या कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता इसमें पढ़े क्या और छोड़े क्या और इसको करें कैसे। तो आज सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगा, बस ध्यान से पूरी वीडियो देख लेना। प्लांट किंगडम में एनसीईआरटी से स्टार्ट करती है, कहती है वक्त के साथ प्लांट किंगडम को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग बदली है। और ये तो एनसीईआरटी ने प्लांट किंगडम के लिए लिखा है। हमारी अंडरस्टैंडिंग तो दुनिया में हर चीज को लेके वक्त के साथ बदलती है। भाई किसी चीज के बारे में कुछ ओपिनियन होता है, वक्त के साथ हमें पता चलता है कि हमारा ओपिनियन शायद गलत था या और बेहतर चीज हम सोच सकते हैं। तो ऐसे प्लांट किंगडम को लेके हमारी वक्त के साथ अंडरस्टैंडिंग बदली, तो इसके अंदर होने वाली क्लासिफिकेशन भी बदल दी गई और क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया भी बदल दिए गए। कोई साइंटिस्ट आया, इसने प्लांट किंगडम को रंग के आधार पर बांट दिया, किसी ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर के आधार पर बांट दिया, किसी ने एंड्रूशियम के स्ट्रक्चर को देख के प्लांट किंगडम को बांट दिया, एंजियोस्पर्म को बांट दिया। तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था, और तुम जानते हो कि मुमकिन नहीं, तुमसे तो ये नहीं पढ़ा जा रहा जो है। खैर, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम हजारों क्लासिफिकेशन पढ़े। तो हमने क्या किया, कुछ सिस्टम बना दिए कि ये सिस्टम बना दो और सारी मिलती जुलती क्लासिफिकेशन एक एक सिस्टम में डालते जाओ। हम वो सिस्टम पढ़ लेंगे और उसमें होने वाली हर क्लासिफिकेशन हमारी समझ में आ जाएगी। ऐसे ही प्लांट किंगडम की स्टार्टिंग 3 क्लासिफिकेशन के सिस्टम से हुई है, जिसमें सबसे पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के आधार पे हो गई। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब ऐसे कैरेक्टर जो आसानी से ऊपर से देखे जा सके, जो ऊपर से देखे जा सके और देखने में कोई मेहनत भी न लगे, बड़ी आसानी से नजर आ जाए। जैसे प्लांट का कलर, हैबिट, नंबर ऑफ लीव्स और एंड्रूशियम का स्ट्रक्चर। जिस पे काम किया था एक साइंटिस्ट ने, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जानते होंगे आप इन्हें, और जिन्हें नहीं पता था आज से याद कर लेना, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस। लिनियस ने एंड्रूशियम के स्ट्रक्चर पे काम किया और हमने इन कैरेक्टर के आधार पे एक सिस्टम बनाया। सिस्टम का नाम रखा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम प्लांट की नंबर ऑफ लीव्स के आधार पे, हैबिट के आधार पे, कलर के आधार पे बांट देंगे। लेकिन अब तुम खुद सोच के बताओ, क्या ये सिस्टम एक बेहतर सिस्टम हो सकता है? क्या ये क्लासिफिकेशन बेहतर क्लासिफिकेशन हो सकती है? इसको सिर्फ पढ़ते हुए मत निकल जाओ, जरा सोचो। प्लांट को कलर के आधार पर बांट देना, अगर मैं जानवरों को कलर के आधार पर बांटूंगा तो क्या वो बंटवारा सही होगा? क्या वो क्लासिफिकेशन सही होगी? काला कौवा और काली भैंस एक ग्रुप में आ जाएगी, और सफेद चूहा और पोलर बियर एक ग्रुप में, और गाय जो भैंस के बहुत करीबी है वो दूर चली गई। तो कलर के आधार पर बांटने से तो जो डिस्टेंटली रिलेटेड थे वो तो करीब आ गए, और जो करीब के रिश्तेदार थे वो दूर चले गए। ऐसे हैबिट के ऊपर हुआ, ऐसे नंबर ऑफ लीव्स के ऊपर हुआ। अगर मैं नंबर ऑफ लीव्स के ऊपर प्लांट को बांटने लगूं तो एक प्लांट में 20,000 पत्तियां हैं, वो झड़ जाए हवा के साथ, 10,000 रह जाए, क्या स्पीशी बदल जाएगी? तो कलर के आधार पे, हैबिट के आधार पे, नंबर ऑफ लीव्स के आधार पे जो भी क्लासिफिकेशन हुई, हमने उसको एक सिस्टम में डाल दिया, और वो था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आप नाम किसका देंगे? लिनियस का। तो वो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिफिशियल सिस्टम जो है इसके कुछ ड्रॉबैक थे। इसके कुछ ड्रॉबैक थे, और ड्रॉबैक क्या थे? कहना जी, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्योंकि कुछ ही कैरेक्टर देखे गए थे, नंबर ऑफ लीव्स, कलर, हैबिट। और दूसरा ड्रॉबैक इनका ये था कि इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दी थी, जबकि हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर
वो कैरेक्टर जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते वो आसानी से एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, और सेक्सुअल कैरेक्टर आसानी से नहीं बदलते। तो आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में बस इतनी बातें आपको जाननी थी। वो क्या थी कि जी ये जो है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के आधार पर बांटे गए सिस्टम है, जिसमें ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने क्लोजली रिलेटेड को दूर कर दिया और डिस्टेंटली रिलेटेड को पास कर दिया। और कौन से साइंटिस्ट ने करी थी? कार्ल लिनियस ने। कार्लस लिनियस पूरा नाम है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं हम इन्हें। जब ये सिस्टम फेल हो गया तो हमारे पास दूसरा सिस्टम आया, और दूसरा सिस्टम कौन सा था? आप कहेंगे दूसरा सिस्टम था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी तो देखी ही, ऐसा नहीं कि मॉर्फोलॉजी को छोड़ दिया, उसके साथ साथ अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, फाइटोकेमिस्ट्री देखी, एम्ब्रोलॉजी देखी, और ये सारी चीजें देख के प्लांट को बांट दिया। और ऐसी ही क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म के अंदर, किसके अंदर? एंजियोस्पर्म के अंदर करी थी दो साइंटिस्ट ने। एक का नाम था जोसेफ डेल्टन और दूसरे का नाम था जॉर्ज बेंथम। एंजियोस्पर्म के अंदर जोसेफ डेल्टन, जॉर्ज बेंथम, और क्लासिफिकेशन कौन सी होगी? नेचुरल, जिसके अंदर हमने मॉर्फोलॉजी देखी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, एनाटॉमी देखी, एम्ब्रियोलॉजी देखी और फाइटोकेमिस्ट्री देखी। जब हमने नेचुरल सिस्टम पढ़ लिया और आर्टिफिशियल पढ़ लिया, अब हमें जरूरत महसूस हुई, हम जीवों को सही से बांट ही नहीं सकते जब तक हमें उनके बीच का रिश्ता ढंग से पता न चल जाए। तो ये सारी चीजें देखने के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात इस वक्त, यही वो जगह जहां तुम फंस जाते हो। ये सारी चीजें देखने के बाद इसमें एक चीज ऐड कर दी, और जैसे ही हमने उनके बीच के रिश्तों को देखा, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा, तो अब सिस्टम का नाम नेचुरल नहीं रहा, अब ये सिस्टम बन गया, अब ये सिस्टम बन गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब ये सिस्टम बन गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और इस सिस्टम में हमने उन सारी चीजों के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा। हमने देखा कि कौन सा प्लांट किसके ज्यादा करीबी है, किसके एंसेस्टर ज्यादा करीब हैं, किसके एंसेस्टर कॉमन है, और इस आधार पे क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया जिसका नाम था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। याद रहे, ऐसा नहीं कि हमने इसमें नेचुरल सिस्टम वाले कैरेक्टर नहीं देखे, हमने इसमें मॉर्फोलॉजी भी देखी, एनाटॉमी भी देखी, एम्ब्रियोलॉजी भी देखी। भाई एक बात जरा बताओ, आप प्लांट के बीच का रिश्ता पता कैसे करेंगे? उनके बीच में कैरेक्टर्स को देख के ही तो पता करेंगे। जिनके ज्यादा कैरेक्टर मिलते होंगे वो ज्यादा करीब रिश्तेदार, उनके एंसेस्टर कॉमन, और जिनके कम कैरेक्टर मिलते होंगे वो उतने ही दूर के रिश्तेदार, उनके एंसेस्टर उतने ही दूर होंगे उनसे। तो कॉमन एंसेस्टर जानने का तरीका था कि भाई उनके कैरेक्टर को कंपेयर किया जाए। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए हमने 3 टूल्स का इस्तेमाल करा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए हमने 3 टूल्स का इस्तेमाल किया, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या किया? भाई जितने भी कैरेक्टर प्लांट के अंदर पाए जाते थे, और प्लांट के अंदर कोई 2-4 कैरेक्टर नहीं होंगे, हर जीव न जाने कितने हजार लक्षण अपने अंदर रखता है, कितने हजार कैरेक्टर उसके अंदर होंगे। जैसे अगर मैं इंसानों की बात करूं तो 30,000 जीन है एक इंसान के अंदर, तो हर जीन का कोई ना कोई कैरेक्टर तो होगा, हर जीन का कोई ना कोई इंटरनल प्रोटीन होगा जिसका कोई कैरेक्टर आता होगा। तो ऐसे प्लांट के अंदर बहुत कैरेक्टर थे, हमने हर कैरेक्टर को एक नंबर और कोड असाइन कर दिया।
हर करेक्टर को जब एक नंबर और कोड असाइन किया तो एक पूरा डेटा हमारे पास तैयार हो गया कि ये दोनों प्लांट इनके इतने करेक्टर मिलते हैं, ये दोनों प्लांट इनके इतने करेक्टर मिलते हैं, और इस आधार पर हमने कर दी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। हमारी हेल्प हो गई फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फिर हमने साइटो टेक्सोनॉमी में क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर देखा, और कीमो टेक्सोनॉमी में देखा उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल बन रहे हैं। और यहाँ पर हमारे तीनों सिस्टम खत्म हो गए। पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल, और तीसरा था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेचुरल में हमने एम्ब्रियोलॉजी देखी, एनाटॉमी देखी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, फाइटोकेमिस्ट्री देखी। आर्टिफिशियल में सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखी, और जैसे ही एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऐड हो गई, अब वो सिस्टम क्या बन गया? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। हमने प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, तो अब प्लांट किंगडम के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही प्लांट को रटा नहीं समझा जाएगा। हम समझेंगे क्या है गैमेटोफाइट, क्या है स्पोरोफाइट, और कौन सा स्ट्रक्चर किसका हिस्सा है और कौन सा स्ट्रक्चर किससे बनता है। तो जरा ध्यान दो इस तरफ। हर प्लांट की जिंदगी में दो स्टेज जरूर आते हैं, हर प्लांट की जिंदगी में, चाहे वो तुच्छ से तुच्छ प्लांट हो जैसा एल्गी, चाहे वो एडवांस से एडवांस प्लांट हो, चाहे एंजियोस्पर्म। हर प्लांट की जिंदगी में दो स्टेज जरूर आएंगे, एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्यों आया? कहना गैमेटोफाइट आया गैमिट बनाने के लिए। गैमीट ने फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाया, और जाइगोट ने बनाया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ने स्पोर बनाया, स्पोर से बन गया गैमेटोफाइट। मतलब स्पोरोफाइट आया था स्पोर बनाने के लिए, और गैमेटोफाइट आया था गैमीट बनाने के लिए। बिल्कुल बेसिक से समझो इसे जरा। दो स्टेज प्लांट की जिंदगी में जरूर आएंगे, एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट का काम है गैमीट बनाना, स्पोरोफाइट का काम है स्पोर बनाना। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट का कोई हिस्सा गैमेटोफाइट है और कौन सा हिस्सा स्पोरोफाइट है? तो आप कहेंगे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को पहचानने का एक ही तरीका है, और वो है उसकी प्लॉइडी। प्लांट में जो कुछ हैप्लॉइड है, प्लांट में जो कुछ हैप्लॉइड है, वो गैमेटोफाइट का हिस्सा है, और जो कुछ डिप्लॉइड है वो स्पोरोफाइट का हिस्सा है। स्पोर भी हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड, गैमीट भी हैप्लॉइड, यानी कि ये तीनों गैमेटोफाइट है या गैमेटोफाइट का हिस्सा है, और जो कुछ डिप्लॉइड है वो स्पोरोफाइट का हिस्सा है। तो अब तुम मुझे बताओ कि स्पोर किसका सेल हुआ, गैमेटोफाइट का या स्पोरोफाइट का? तो आप कहेंगे स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, क्योंकि हैप्लॉइड है, और जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। ये लाइन दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो। स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, और जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। तो फिर गैमिट क्या है? कहना गैमिट तो लास्ट सेल है। किसका लास्ट सेल है? गैमीट इज द लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मकसद गैमिट बनाना, स्पोरोफाइट का मकसद स्पोर बनाना। स्पोर किसका हिस्सा? गैमेटोफाइट का। जाइगोट किसका हिस्सा? स्पोरोफाइट का। मतलब स्पोर जो है वो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, और जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर स्पोरोफाइट का लास्ट सेल कौन सा होगा? कहना यहां कोई सेल रहा होगा इसके अंदर जिसने स्पोर को जन्म दिया होगा, और स्पोर मदर सेल कहेंगे हम इसे। क्या कहेंगे? स्पोर मदर सेल, जिससे स्पोर बनेगा, जिससे स्पोर बनेगा। अब इतना तो समझ में आ गया कि दो स्टेज जरूर आएंगे, एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट, और कौन सा किसका पहला सेल है और कौन सा किसका लास्ट सेल। अब यहां से समझनी है डिवीजन। जरा इधर देखो, स्पोरोफिटिक जनरेशन से हम गैमेटोफिटिक जनरेशन में गए हैं।
स्पोरोफाइट से जब भी गैमेटोफाइट में जाएंगे, मतलब स्पोर बनाएंगे, तो एक ही डिवीजन होगी और वो है मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। और जब भी हम गैमेटोफाइट से, बहुत ध्यान से सुन लेना क्योंकि यही चीजें इन पांचों को समझने में हेल्प करेंगी। जब भी हम गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन होगा। जनरेशन बदलने के दो तरीके प्लांट के अंदर, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में जाना है मियोसिस, और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में जाना है फर्टिलाइजेशन। मतलब प्लांट के अंदर कभी भी माइटोसिस से जनरेशन नहीं बदलेगी। जब स्पोर गैमेटोफाइट बनाएगा तो यहां पर माइटोसिस होगी, जब गैमेटोफाइट गैमीट बनाएंगे तो माइटोसिस से बनाएंगे। जब गैमीट से स्पोरोफाइट में जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हुई, और जब स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा तो यहां मियोसिस होगी। नीट में अगर अच्छा क्वेश्चन बन गया तो ऐसे ही टॉपिक से बनेगा और फंस जाओगे तुम उसमें। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट जाने के लिए मियोसिस, और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट जाने के लिए फर्टिलाइजेशन। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों क्लियर हो गई होंगी। एक बार रिपीट कर देना इन बातों को बैठ के। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में जाने के लिए मियोसिस, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में जाने के लिए फर्टिलाइजेशन, और माइटोसिस होगी तो जनरेशन चेंज नहीं होगी। हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड रहेगा, और डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड रहेगा। अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो अब हम प्लांट की पांचों कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। ये प्लांट की 5 कैटेगरी है, और जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे हम एडवांस होते जाएंगे। जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे एडवांस होते जाएंगे। मतलब प्लांट के पूरे साम्राज्य में, प्लांट के पूरे किंगडम में सबसे तुच्छ जीव एल्गी है और सबसे एडवांस जीव एंजियोस्पर्म। सबसे तुच्छ जीव एल्गी, सबसे एडवांस जीव एंजियोस्पर्म, और गैमेटोफाइट का होना तुच्छ होने की निशानी है। मतलब गैमेटोफाइट सबसे ज्यादा एल्गी में और स्पोरोफाइट सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म में। मतलब मैं जैसे जैसे एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ूंगा वैसे वैसे गैमेटोफाइट तो होता जाएगा कम और स्पोरोफाइट होता जाएगा ज्यादा। जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे पूरे प्लांट किंगडम में, तो धीरे धीरे गैमेटोफाइट घटता जाएगा और धीरे धीरे स्पोरोफाइट बढ़ता जाएगा। मतलब एल्गी की पूरी जिंदगी हैप्लॉन्टिक हो गई। एल्गी की पूरी जिंदगी हैप्लॉन्टिक हो गई। और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बारे में सुनो। अब मैंने कहा गैमेटोफाइट कम होता जाएगा, स्पोरोफाइट बढ़ता जाएगा। मतलब कुछ प्लांट की कैटेगरी ऐसी भी आएंगी जिसमें दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब उसमें गैमेटोफाइट भी आएगा और स्पोरोफाइट भी आएगा लगभग बराबर। उनकी जिंदगी हो गई हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और इसकी टेरिडोफाइट की जिंदगी भी हो गई हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉइड से चले थे, ये हैप्लॉन्टिक है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और इसकी जिंदगी हो गई अब डिप्लॉन्टिक। इसमें स्पोरोफाइट बहुत ज्यादा हो गया और इसकी जिंदगी भी हो गई डिप्लॉन्टिक। मतलब एल्गी हैप्लॉन्टिक,
ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिम्नोस्पर्म डिप्लॉन्टिक और एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक। अब जरा एल्गी को समझो। एल्गी की पूरी जिंदगी गैमेटोफाइट रहे, और मैंने कहा था हर प्लांट की जिंदगी में दोनों स्टेज आएंगी। तो क्या एल्गी की जिंदगी में स्पोरोफाइट नहीं आएगा? हाँ आएगा, मगर सिर्फ जाइगोट की फॉर्म में। एल्गी के अंदर स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा जाइगोट, और जाइगोट सीधा मियोसिस करके स्पोर बना देगा। दोबारा सुनो इस बात को। एल्गी के अंदर स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा जाइगोट, और जाइगोट मियोसिस करके सीधा स्पोर बना देगा। मतलब जाइगोटिक मियोसिस एक फीचर है, सिर्फ एल्गी के अंदर मिलेगा। जाइगोटिक मियोसिस एक फीचर है जो सिर्फ किसके अंदर मिलेगा? एल्गी के अंदर, क्योंकि एल्गी पूरी जिंदगी गैमेटोफिटिक स्टेज में रहा, और स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ जाइगोट ने, और जाइगोट ने मियोसिस करके बना दिया स्पोर। तो ये कुछ बातें थी जो प्लांट किंगडम का बेसिक था, बिल्कुल बेसिक। अगर ये समझ में आ गया तो प्लांट किंगडम को समझना बड़ा आसान। और वो क्या बातें थी एक बार फिर सुन लो। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, जो कुछ हैप्लॉइड है वो गैमेटोफाइट, जो कुछ डिप्लॉइड है वो स्पोरोफाइट। एल्गी में सबसे ज्यादा गैमेटोफाइट रहेगा, और एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा स्पोरोफाइट, और इन दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम जाएंगे और धीरे धीरे प्लांट की कैटेगरी पढ़नी शुरू करेंगे। और सबसे पहली कैटेगरी आ गई हमारे पास एल्गी। व्हाट इज एल्गी? कहना प्लांट की एक डिवीजन है। कैसे है? कहना ये एल्गी सबसे कम एडवांस प्लांट है जो थैलस है। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज थैलस? थैलस आखिर क्या है? तो कहना थैलस जो है एक अनडिफरेंशिएटेड बॉडी को कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंशिएट ना कर सकें कि रूट क्या है, स्टेम क्या है और लीफ क्या है, वो कहलाता है थैलस। और उसके साथ साथ ये एक्वाटिक है, या तो ये पानी में रहेंगे, या ये जहां रहेंगे वहां थोड़ा बहुत पानी होगा, जैसे मॉइस्ट स्टोन पे मिल जाएंगे, गीले पत्थर पे, या गीली मिट्टी में मिल जाएंगे, या गीली लकड़ी पे मिल जाएंगे। और ये कहाँ मिलेंगे? कहना ये एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिल सकते हैं फंजाई के साथ, जिसे आप जानते हैं लाइकेंस कहते हैं। जब एल्गी और फंजाई मिलकर साथ में रहें तो उसे लाइकन कहेंगे। और अगर यही एल्गी स्लॉथ बियर के साथ मिल जाए तो ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो एल्गी सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल बियरिंग एक्वाटिक, फ्रेश वाटर में भी और खारे पानी में भी मिलेंगे। और कहाँ मिल सकते हैं? या तो गीली लकड़ी पे मिलेंगे, या तो गीली लकड़ी पे मिलेंगे, या गीली मिट्टी में, या गीले स्टोन पे। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में लाइकन मिलेगा फंजाई के साथ, या फिर स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर का क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? कहना भालू, ये वैसा भालू नहीं है, ये स्लॉथ बियर है, पेड़ पर रहने वाला, पेड़ों के आसपास। तो जब एल्गी के ऊपर रहता है, एल्गी को मिल जाता है मॉइस्चर, और स्लॉथ बियर को मिल जाता है कैमोफ्लेज। अब हरे पेड़ पे हरा भालू छुप जाएगा, और छुप जाएगा तो कैमोफ्लेज से इसका फायदा होगा। तो एल्गी सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल बियरिंग एक्वाटिक, फ्रेश वाटर या खारे पानी में मिलने वाले, गीले पत्थर पे, गीली मिट्टी पे, गीली लकड़ी पे, या फिर लाइकेन होंगे, या स्लॉथ बियर के साथ रहेगा। उसके बाद इनकी शेप और साइज कैसे हो सकते हैं? कहना भिन्न भिन्न प्रकार की शेप होंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के साइज होंगे। जैसे अगर मैं एल्गी की बात करूं तो एल्गी
कॉलोनियल फॉर्म में मिल सकते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स एग्जाम्पल है। एल्गी फिलामेंट बनाकर रह सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, जैसे स्पाइरोगाइरा। और उसके साथ साथ एल्गी यूनिसेलुलर हो सकता है, एग्जाम्पल क्लाइमाइडोमोनस या फिर क्लोरेला। और कुछ एल्गी तो 100 मीटर तक का एग्रीगेशन बना सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है कैल्प्स। और 100 मीटर की गहराई मतलब समुद्र में रहता होगा, तो ये मरीन है। ये हो गई एल्गी की साइज एंड फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म में वॉल्वॉक्स, फिलामेंट फॉर्म में यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, और यूनिसेलुलर फॉर्म में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। और 100 मीटर तक का एग्रीगेशन बना सकता है कैल्प्स, जो कि खारे पानी में मिलेगा, मतलब समंदर में मिलेगा, नदियों में नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप एल्गी का रिप्रोडक्शन पढ़े, क्या पढ़े, एल्गी का रिप्रोडक्शन, तो आप कहेंगे एल्गी के अंदर तरह तरह के रिप्रोडक्शन मिल सकते हैं। एल्गी रिप्रोडक्शन कर सकता है तीनों तरीके से। और यहाँ पर अब याद करने वाली बातें आ गई हैं, जो आपको बहुत ढंग से याद करनी है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, और फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर बनेंगे, सबसे कॉमन कौन से, जू स्पोर। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दो गैमेट के मिलने से। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो सकता है फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल हो सकता है जू स्पोर से, और सेक्सुअल हो सकता है फ्यूजन ऑफ गैमेट से। एनसीईआरटी के पहले पेज पे एलगी लिखा हुआ है, जहां पर ये पूरा पैराग्राफ वहीं पढ़ना है आपको। और अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट तीन तरीके से हो सकता है। आइसोगैमिस, मतलब दोनों गैमेट सिमिलर साइज के होंगे। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, जो कि फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नीट में, इसमें से पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एल्गी के आइसोगैमस रिप्रोडक्शन का, और वो मोटाइल भी है, कहना वो तो यूलोथ्रिक्स है। और नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा। ऐसे ही एन आइसोगैमस में यूडोरिना एग्जाम्पल है। एन आइसोगैमस कहते हैं दो अलग अलग साइज के गैमेट। और ऊ गैमेस कहते हैं जब दो गैमेट मिले जिसमें फीमेल गैमीट मोटाइल नहीं होगा और बड़ा होगा, और मेल गैमीट छोटा और मोटाइल होगा। जरा ध्यान से सुनो, तुम पढ़ के रहे हो, हम पढ़ रहे हैं एल्गी का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, जिसमें दो गैमीट मिलेंगे। वो दो गैमीट मिलने की तीन हालतें हो सकती हैं। या तो दोनों गैमीट सिमिलर साइज के होंगे, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, या फिर एक छोटा एक बड़ा होगा, एनाइसोगैमस, एग्जाम्पल यूडोरिना। या फिर ऊगैमस होगा, फीमेल नॉन मोटाइल लार्ज गैमीट, और मेल मोटाइल स्मॉल गैमीट, एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। यहां पर एनसीईआरटी का पहला पेज खत्म हो गया, एल्गी का पहला पेज खत्म हो गया। ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एल्गी एल्गी जो है वो क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक है, खारे पानी और मीठे पानी दोनों में मिल सकता है। लाइक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन स्लॉथ बियर, एग्जाम्पल इसका कॉलोनियल का वॉल्वॉक्स हो गया, फ्लोमेंटिस का हो गया लॉथरिस स्पाइरोगाइरा, और कुछ मरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले एग्जाम्पल हैं कैल्प्स। रिप्रोडक्शन इसका वेजिटेटिव हो सकता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट कॉमन है जूस्पोर,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से हो सकता है, फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के इलोथ्रिक्स, आइसोगैमस का एग्जांपल मोटाइल का, और नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, दोनों आइसोगैमस के। एन आइसोगैमस का एग्जांपल होगा यूडोरिना, और वॉलवॉक्स और फ्यूकस हो गया oogamous का एग्जांपल। उसके बाद अगर हम एल्गी के दूसरे पेज पर आए तो ये एल्गी के कुछ एग्जांपल है, और उसके बाद एल्गी की तारीफ है कि एल्गी के फायदे क्या हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्गी के फायदे क्या है, कि ना एल्गी दुनिया में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, दुनिया में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है 50% से ज्यादा, दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल CO2 ऑन अर्थ, और ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को इमीडिएट एनवायरनमेंट में, और प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं फूड साइकिल के। बहुत बड़ी बात है ये, दुनिया में जितनी CO2 बन रही है उसकी आधी CO2 फिक्स करते हैं एल्गी। उसके साथ ही एल्गी जो है उसकी 70 स्पीशीज खाई जाती हैं, 70 से ज्यादा स्पीशीज फूड की तरह इस्तेमाल होंगी। 3 एग्जांपल याद करने तुम्हें, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगैसम, और हमें अगार जेल मिलता है रेड एल्गी से। ये चौथा फायदा है इसका, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया। और उसके बाद एल्गी जो है वो हाइड्रोकोलाइड की तरह इस्तेमाल होते हैं, एल्गी से हमें हाइड्रोकोलाइड मिलते हैं। व्हाट इज हाइड्रोकोलाइड? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। और वो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस क्या है ना, एक तो एल्जिन है, एक कैरागिन है। याद रखना, एल्जिन मिलता है ब्राउन एल्गी से, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ एक बार नीट में ही, और कैरागिन मिलता है रेड एल्गी से। कैरागिन 2 बार आ रहा है, रेड एल्गी। और एक तो यूनिसेलुलर एल्गी है क्लोरेला स्पिरुलिना, काट दीजिए अब एनसीईआरटी में नहीं है। क्लोरेला जो स्पेस ट्रेवलर फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। दोबारा सुन लो, एल्गी के फायदे मैंने क्या बताया, आधे से ज्यादा CO2 फिक्स करेंगे, 70 से ज्यादा फूड की तरह खाए जाएंगे। 3 एग्जांपल याद करने, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम, और एक यूनिसेलुलर एल्गी है क्लोरेला जो स्पेस ट्रेवलर खाने की तरह इस्तेमाल करेंगे। और कुछ हाइड्रोकोलाइड हमें इससे मिलते हैं, एल्जिन इसकी सेल वॉल में होगा ब्राउन एल्गी में, और कैरागिन रेड एल्गी में। अब हमने क्या किया, एल्गी को बांट दिया 3 कैटेगरी में, क्लोरोफाइसे, फायोफाइसे, रोडोफाइसे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब आपसे कोई पूछे कि हमने ये डिवीजन, ये क्लासिफिकेशन किस आधार पे कर दी, भाई बायोलॉजी में जब भी हम बांटेंगे कोई ना कोई आधार तो बनाएंगे ना। तो कहना जी हमने ये 3 कैटेगरी बनाई है 2 आधार पे। पहला, इनके अंदर पिगमेंट कौन से हैं, ये बेस है क्लासिफाई करने का, पिगमेंट कौन से हैं, और दूसरा खाना किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है। पहला, पिगमेंट कौन सा है, दूसरा खाना कौन से फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और ये कुछ मेन बातें याद कर लो यहां से। सबसे पहले क्लोरोफाइसे, जिसको आप ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं, क्लोरोफाइसे जिसको आप ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं, इसके अंदर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी, और खाना बन रहा है क्लोरोप्लास्ट में, जिसकी डिफरेंट शेप हो सकती है, डिफरेंट शेप, जैसे रेटिकुलेट, जाल जैसा स्ट्रक्चर, कप जैसा स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये सारे इसके क्लोरोप्लास्ट की शेप। और खाना बन रहा है क्लोरोप्लास्ट में और स्टोर हो रहा है एक बॉडी में जिसका नाम है पायरेनोइड। ये कहां पर है, कहना ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही। भाई ये इस तरीके से है जैसे आप खाना बनाए किचन में और स्टोर कर दें फ्रिज में, तो फ्रिज भी कहाँ होता है, किचन में। तो ऐसे ही पायरेनोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है, क्लोरोप्लास्ट में खाना बनेगा, पायरेनोइड में स्टोर हो जाएगा। और किस फॉर्म में स्टोर होगा, कहना स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में,
और दूसरा ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये ग्रीन एल्गी की कुछ बातें जो आपको जरूर याद रखनी है। इससे ज्यादा आगे जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो आप पहले ही पढ़ चुके हो। इसमें रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का है। वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है। सेक्सुअल में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। अब जो याद करने हैं इनके वो है एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में नीचे लिखे हुए हैं। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये सब ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है। दूसरा, ब्राउन एल्गी के अंदर, कहना जी ब्राउन एल्गी के अंदर खाना स्टोर होगा। ब्राउन एल्गी के अंदर खाना स्टोर होगा मैनिटोल की फॉर्म में और लेमिनेरिन की फॉर्म में। ये ज्यादातर खारे पानी में मिलेंगे, ज्यादातर खारे पानी में मिलेंगे। इनकी वेरिएशन साइज में बहुत ज़्यादा है। कुछ तो 100 मीटर का एग्रीगेशन बना सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था कैल्प्स। और इनके अंदर अलग अलग पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल। यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपको क्लोरोफिल याद करना है तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी है। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी है, बाकी पिगमेंट होंगे ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड। अगर सिर्फ क्लोरोफिल होता तो ये तो ग्रीन होता। और रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और डी। और उसके अलावा रेड एल्गी के अंदर होता है आर फाइकोएरिथ्रिन। और जहां भी लिख जाए कहीं एरिथ्रोसाइट, एरिथ, समझ जाना कुछ ना कुछ लाल है। तो रेड एल्गी रेड है ही इसलिए कि इसके अंदर आर फाइकोएरिथ्रिन है। उसके अलावा ब्राउन एल्गी के अंदर खाना स्टोर होगा लेमिनेरिन और मैनिटोल की फॉर्म में। और इसकी सेल वॉल में मिलेगा एल्जिन। जो मैंने बताया था अभी कि हमें एल्गी से हाइड्रोकोलाइड मिलते हैं, तो हाइड्रोकोलाइड एल्जिन जो है वो इसकी सेल वॉल में है। और इसकी बॉडी को हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया है होल्ड फास्ट में, इस टाइप में, फ्रॉन में। जो फैला हुआ सा स्ट्रक्चर है वो फ्रॉन, जो ये वाला स्ट्रक्चर है इस टाइप, और इसके नीचे है होल्ड फास्ट। इस टाइप, फ्रॉन और होल्ड फास्ट। इसके एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा, लेमिनेरिया, सरगैसम, फ्यूकस। ये याद करने वाली चीजें हैं और याद करनी है आपको। फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर होगा, लेमिनेरिन और मैनिटोल। और सेल वॉल में क्या मिलेगा, एल्जिन। और बॉडी को डिफरेंशिएट किस में कर दिया, इस टाइप में, होल्ड फास्ट में, फ्रॉन्ट में। उसके बाद अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की, तो इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा, वही जो एल्गी की बेसिक पढ़े थे हमने। इसके अंदर दो फ्लैजिला पाए जाएंगे ब्राउन एल्गी के अंदर, दो फ्लैजिला। और ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला, 2 से 8। ग्रीन एल्गी में 2 से 8, ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला। और रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होगा। तो ब्राउन एल्गी के अंदर वही सारी बातें, oogamous हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, आइसोगैमस हो सकता है। तीसरा हमारे पास है रेड एल्गी, रेड थैलस है ये। पिगमेंट अभी आप पढ़ चुके हैं, आर फाइकोएरिथ्रिन होगा, ज्यादातर खारे पानी में मिलेंगे। और ये इनके अंदर फूड स्टोर होगा फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में। ये मेन बात है रेड एल्गी की। मैं फिर से यहां लिख देता हूं, ग्रीन एल्गी के अंदर खाना स्टोर होगा स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ब्राउन एल्गी के अंदर खाना स्टोर होगा
लेमिनरिन और मैनिटॉल की फॉर्म में, और रेड एल्गी में होगा फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में। अब ये जो फ्लोरिडीन स्टार्च है ये बहुत मिलता जुलता है, सिमिलर है ग्लाइकोजन से और अमाइलोपेक्टिन से। और जब मैं आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो ये बात बताऊंगा कि ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन भी एक दूसरे से सिमिलर है, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तभी तो फ्लोरिडीन स्टार्च इन दोनों जैसा है। भाई ए जो है वो बी के बराबर भी है, सी के बराबर भी है, तो बी और सी भी तो बराबर हो गए। तो यहाँ पर हमने एल्गी को कंप्लीट कर दिया, और यही सब कुछ नीट में आना है और यही सब कुछ 11th के एग्जाम में आना है। एल्गी 3 टाइप के, क्लोरोफाइस से, फायोफाइस से, रोडोफाइस से। ग्रीन एल्गी में पिगमेंट होंगे ए और बी, और उसके साथ और कुछ नहीं होगा। ब्राउन एल्गी में पिगमेंट होंगे ए और सी, और उसके साथ होगा फ्यूकोजैंथिन और कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। और रेड एल्गी में पिगमेंट होंगे ए और डी, और उसके साथ होगा आर फाइकोएरिथ्रिन। रट लो इन बातों को अब बिल्कुल। और अगर खाना पूछा जाए तो ग्रीन एल्गी में होगा स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स, ब्राउन एल्गी में लेमिनिन और मैनिटॉल, और रेड एल्गी में फ्लोरिन स्टार्च, जो मिलता जुलता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। मुझे उम्मीद है कि आपको एल्गी तो कम से कम पूरा समझ में आ गया होगा, और प्लांट किंगडम के बेसिक। इसके बाद हम ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट,